तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। हम रेस्ट एंड मोशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। फाइंड द रेशियो। फाइंड ये द है। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन लास्ट 5th सेकेंड टू 3rd सेकेंड। इसमें यह बोल रहा है कि कोई पार्टिकल है जो रेस्ट से अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से किसी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है। तो बोल रहा है कि बताइए पार्टिकल के द्वारा 5th सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर की गई एंड 3rd सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर की उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन लास्ट 5th सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन लास्ट 3rd सेकेंड। तो किसी भी लास्ट 3rd सेकेंड हो, लास्ट 5th सेकेंड हो, या फिर लास्ट 7th सेकेंड हो, लास्ट 2nd सेकेंड हो, या लास्ट 6th सेकेंड हो, ये हम कैसे निकालते हैं? उसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो जब भी कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है तो उनके लिए हम इक्वेशन हम मोशन लगाते ही है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यू तो जीरो कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। और टाइम का वैल्यू क्या लेंगे? टाइम का वैल्यू क्या लेंगे? 5 सेकेंड या फिर 3rd सेकेंड। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए टाइम का वैल्यू ना तो आप 5th सेकेंड ले सकते हैं ना तो 3rd सेकेंड ले सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन इसके लिए नहीं है। यदि ये पूछता है कि बताइए पार्टिकल ने 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, उसके लिए आप ये इक्वेशन लगा सकते हैं। यदि ये पूछता है कि बताइए पार्टिकल ने 3 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसके लिए भी आप ये इक्वेशन लगा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताइए पार्टिकल ने 5th सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया और पार्टिकल ने 3rd सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उनके लिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है? तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगता है ना, वो होता है, मैं पहले हेडिंग लिख लेता हूं, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में पार्टिकल के द्वारा जो डिस्टेंस कवर होती है ना, वो होती है एस nth इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन में 2 इंटू 2n माइनस 1। फॉर्मूला क्या होती है? एस nth इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, जहाँ पर एस nth क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। ओके, u is the initial velocity, a is the acceleration, n is the n सेकेंड है ना, nth सेकेंड, वही है n। ओके, तो चलिए इस फॉर्मूला के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा। जब भी आपसे पूछे ना कि बताइए पार्टिकल ने 5th सेकेंड, 3rd सेकेंड, 6th सेकेंड, 7th सेकेंड, 8th सेकेंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, nth सेकेंड में जो पार्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है 5th सेकेंड पहले, तो हम निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड। पार्टिकल ने 5वें सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, एस nth इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन में 2 इंटू 2n माइनस 1, ये लगाएंगे ना। यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, और हमने आपको बताया है कि जब कोई पार्टिकल रेस्ट से अपने मोशन को स्टार्ट करती है तो उनका इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो यू तो हो जाएगा 0 हो गया यहाँ पे, प्लस ए एक्सेलरेशन दे रखा है क्या? कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है। चलिए तो ए को ए ही छोड़ देते हैं, ए अपॉन में 2 इंटू 2n क्या होगा? हम 5th सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं ना, तो n यहाँ पर 5 होगा, लिख देंगे 5 माइनस 1। यहाँ से हमको मिल जाएगी a अपॉन में 2
15 10 -1 9, तो 9 हो जाएगा ना। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 9a/2। ठीक है, तब डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड कितना आया, तो 9a/2 आया। ठीक है, नेक्स्ट मैं इधर सॉल्व करता हूँ। इसमें हम सॉल्व करेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 3rd सेकेंड। 3rd सेकेंड में पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, u + a/2 u + a/2 इंटू 2n-1। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा क्योंकि पार्टिकल रेस्ट से अपनी मोशन स्टार्ट कर रही है, तो u तो हो जाएगा 0 प्लस एक्सेलरेशन को यही छोड़ देते हैं, a छोड़ देते हैं, अपॉन में 2 इंटू 2। n का वैल्यू बताओ यहाँ पर क्या होगा, n का वैल्यू हम डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकेंड में फाइंड कर रहे हैं ना, हमको चाहिए 3rd सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। n का वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 - 1, ये कितना हो जाएगा, बोलिए, 3 × 6 -1 5 ना, 3 × 6 -1 5a/2 5a/2। ठीक है, अब मुझे रेशियो निकालनी है, तो मैं रेशियो इधर सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा, इधर भी तो आ ही जाएगी ना, तो इधर सॉल्व करता है रेशियो में इधर सॉल्व कर देता हूँ। क्या पूछ रहा है, s/5 में s/3 ये पूछ रहा है ना, s/5 कितना आया है, तो 9a/2 9a/2, और s/3 कितना आया, तो 5a/2 s/3 कितना आया, तो 5a/2। ठीक है, 2 से 2 गया, a से a गया, और इस तरह से s/5 में s/3 कितना आया, तो 9/5, और यही आपका आंसर होगा। तो पार्टिकल ने जो 5th सेकेंड और 3rd सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, उसका रेशियो क्या होगा, तो 9/5। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोल रहा है अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज एक्ट ऑन द पार्टिकल अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकेंड। इसमें बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से पॉजिटिव एक्स एक्सिस अलोंग ट्रेवल कर रहा है, और उस पार्टिकल पर 4 न्यूटन का एक फोर्स लग रही है, और उस फोर्स का डायरेक्शन है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है जी, तो बोल रहे हैं कि बताइए 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि मान लीजिए एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रहा है, और कितने के हिसाब से ट्रेवल कर रहा है, तो 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ट्रेवल कर रहा है, ये इनका वेलोसिटी है। और इस पार्टिकल पर जहाँ एक फोर्स लग रही है, कितने न्यूटन का, 4 न्यूटन का, और वो लग रही है पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, वो लग रही है पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो बोल रहा है कि बताइए पार्टिकल के द्वारा 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई, या फिर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा 1 सेकेंड के बाद। ओके, निकालें। तो देखिए पार्टिकल पर कांस्टेंट फोर्स लग रही है 4 न्यूटन का, तो इस फोर्स के वजह से जो पार्टिकल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना, वो भी तो कांस्टेंट होगा ना कांस्टेंट। पार्टिकल पर क्या हो रही है, कांस्टेंट फोर्स लग रही है, पार्टिकल पर कांस्टेंट फोर्स लग रही है, तो इस फोर्स के वजह से जो पार्टिकल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी कांस्टेंट होगा। और आप जानते हैं जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है तो उनके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। ठीक है, इनके लिए भी लगाते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो क्या चाहिए हमको, वेलोसिटी चाहिए ना, तो वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी के लिए निकालेंगे v बराबर u प्लस a इंटू टी। ओके, मुझे वेलोसिटी फाइंड ही करनी है। u इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड, और a और t भी दे रखा है 1 सेकेंड, a नहीं दे रखा है, a फाइंड कर ले। a फाइंड करते हैं, तो जानते हैं आप फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, होता है ना।
फोर्स बराबर एक तो क्वेश्चन में दे रखा है बट डायरेक्ट नहीं दे रखा है, इसने थोड़ा घुमा करके इनडायरेक्ट दिया हुआ है, तो उसके लिए हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से हम लिखेंगे ए इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ कितना दिया हुआ है जी? 4। मास कितना है? तो 1 kg है ना, 1 kg है। इस तरह से एक्सेलरेशन अपना कितना आया? तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया ना एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। चलिए भी तो फाइंड ही करनी है। इनिशियल वेलोसिटी 3 प्लस एक्सेलरेशन कितना आया? 4 इंटू टाइम कितना है? तो 1 सेकेंड है ना, तो पुट कीजिए 1 सेकेंड और ये अपना कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आपने तो फाइंड कर लिया जी, वेरी गुड, 7 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा फाइंड कर लीजिए। एक्सेलरेशन जब निकल गई तो डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर लेते हैं ना। तो अब जानते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस तो फाइंड ही करनी है, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी जो कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। तो पुट कीजिए 3। टी क्या है? तो टी टाइम है जो कितना है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड प्लस हाफ ए इज द एक्सेलरेशन जो कितना निकाला हमने? 4 रखते हैं, टी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 3 और ये 2 बार में चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 यानी कि आपका आ गया 5। यूनिट इज द मीटर। तो पार्टिकल का 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी कितनी होगी? तो 7 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? तो 5 मीटर का। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। और यदि आप ऐसे सॉल्व करेंगे ना, ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको 0 नहीं माइनस मार्किंग मिलेंगे। यदि आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग है तो 0 नहीं बल्कि माइनस मार्किंग लेकर के आएंगे। ओके जी, क्योंकि ये क्वेश्चन इस मेथड से बनेगा ही नहीं, ये क्वेश्चन इस मेथड से बनेगा ही नहीं। ये जो आप इक्वेशन लगा रहे हो ना, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी बराबर यू प्लस ए टी, या फिर एक है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये इक्वेशन तब आप लगाएंगे जब पार्टिकल 1 डायमेंशनल मोशन कर रही हो, पार्टिकल 1 डायमेंशनल मोशन कर रही हो। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रही हो, 1 डायमेंशनल मोशन कर रही है, तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना आपका 1 डायमेंशनल मोशन के लिए अप्लीकेबल होता है। आप जो पढ़ रहे हो ना इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी बराबर यू प्लस ए टी, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, दिस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर 1 डायमेंशनल मोशन। और ये क्वेश्चन 1 डायमेंशनल मोशन का नहीं है, ये क्वेश्चन 1 डायमेंशनल मोशन का है। क्या देखो, मोशन हो रही है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, अब फोर्स लग रही है वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो दिस इज द नॉट द क्वेश्चन ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। तो ये क्वेश्चन किसका है? 2 डायमेंशनल मोशन का है। और आप फॉर्मूला किसका लगा रहे हो? तो 1 डायमेंशनल मोशन का लगा रहे हो। अब किसी को पेट में दर्द है और उसको बुखार की दवा दोगे तो नहीं ठीक होगी भाई, बीमारी अलग है, दवा कुछ और मिल रही है तो नहीं ठीक हो सकता है ना, नहीं ठीक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 2 डायमेंशनल मोशन का है और आपने जो इक्वेशन लगाया ना ये 1 डायमेंशनल मोशन को 1 डायमेंशनल मोशन लगाया इक्वेशन, तो इस फॉर्मूला से नहीं बन सकती है क्वेश्चन। तो क्या करें? ये भी बहुत आसान है, जैसे ये आसान है ना वैसे वो भी आसान है, बस ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लग सकता है, लगेगा तो यही बट डायरेक्ट नहीं। कैसे? थोड़ा देख लेते हैं। ओके, और वो भी जो लगने वाली है ना हार्ड नहीं है, देखते तो हो, जैसे ये आसान है ना वैसे ही वो भी आसान है, बिल्कुल आसान है। देखिए, तो ये मेथड तो फेल कर गई भाई, ये तो नहीं लगने वाली है। तो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। एक होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा होता है भी बराबर यू प्लस ए टी एन, तीसरा होता है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना वो 1 डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले तो हम ये लाइन लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन, आप चाहो तो इंपॉर्टेंट नोट बना करके लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि
इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वेशन ऑफ मोशन represents one dimensional motion, one dimensional मोशन। पहली तो बात यह कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात ये कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना वो टू डायमेंशनल मोशन के लिए भी अप्लीकेबल है। अजीब बात हो गई यार, इसके पहले मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन वन डायमेंशनल के लिए अप्लीकेबल है और लिखा भी हमने, और अब बोल रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ मोशन टू डायमेंशनल के लिए भी अप्लीकेबल है। तो जस्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टू डायमेंशनल मोशन के लिए भी अप्लीकेबल है, बट इन द वेक्टर फॉर्म। इन द वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशन आप टू डायमेंशनल मोशन के लिए भी लगा सकते हैं, बट इन द वेक्टर फॉर्म। ओके जी, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन टू डायमेंशनल मोशन के लिए लगाएंगे तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन को वेक्टर फॉर्म में लगाएंगे। तो इस बात को भी लिख देते हैं, बट इट इज ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर टू डायमेंशनल मोशन, बट ये मोशन है मोशन, बट इन वेक्टर फॉर्म। ये टू डायमेंशनल मोशन के लिए भी एप्लीकेबल है इक्वेशन ऑफ मोशन, बट इन द वेक्टर फॉर्म। वो क्या होता है जी वेक्टर फॉर्म? अरे आसान तो है, आपको तो हमने बताया है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यदि आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो उसके ऊपर एरो लगा दीजिए, हो गया वेक्टर फॉर्म। ठीक है, यदि आप किसी को वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो उसके ऊपर एरो लगा दीजिए, लगा दे एरो, लगा देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो जो है वही रहेगा ना भाई, वो तो चेंज नहीं होगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, चलो पहले वही लिख लेते हैं। एक होता है इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक होता है v बराबर u प्लस ए टी, और एक होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे करें? तो एरो लगा दो बस, और क्या करना है, एरो लगा देता है। लो, एस के ऊपर एरो लगा सकते हैं कि नहीं, लेकिन जब आप एरो लगाओगे ना तो पूछ लेना एस से कि तुम्हारे ऊपर एरो लगा सकते कि नहीं, तो यस इसके ऊपर लगा सकते हैं। क्यों पूछना इससे? भैया एरो उसके ऊपर लगाएंगे ना जो वेक्टर क्वांटिटी है, जो स्केलर क्वांटिटी है उसके ऊपर थोड़ा लगाएंगे। ठीक है, तो आप एरो उसके ऊपर लगाएंगे जो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। आप एरो उस लेटर के ऊपर लगाएंगे जो लेटर वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पर एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप एस के ऊपर एरो लगा सकते हो। यहाँ पर यू क्या है, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यू एक वेलोसिटी है, और आप जानते हो कि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो आप यू के ऊपर भी एरो लगा देना, लगा दिए। टी द टाइम, और आप जानते हैं टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी के ऊपर हम एरो नहीं लगाते हैं। एरो केवल एंड केवल वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं। तो क्या यहाँ पर टी के ऊपर एरो लगेगा? नहीं ना, तो नहीं लगेगा, क्योंकि टी टाइम है और टाइम एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इनको तो अकेला रहना पड़ेगा। चलो 1/2 इसके ऊपर भी मत लगाना ना, ये नंबर है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ए इज द एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन के ऊपर एरो लगेगा ना, तो यस आप सही है, एक्सेलरेशन के ऊपर एरो लगेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यस, इसके ऊपर भी लगा देते हैं। फिर से टाइम टी आ गया तो उसके ऊपर नहीं लगाएंगे। v इज द फाइनल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी वाली कहानी, वेक्टर क्वांटिटी।
इसके ऊपर भी एरो लगा देते हैं, यू के ऊपर एरो लगेगा, ए के ऊपर एरो लगेगा, लेकिन टी के ऊपर नहीं लगेगा। इधर भी वही है, बी के ऊपर एरो लगेगा, यू के ऊपर एरो लगेगा, ए के ऊपर भी एरो लगेगा और एस के ऊपर भी एरो लगेगा। तो यही है इक्वेशन ऑफ मोशन इन द वेक्टर फॉर्म। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो चलिए जी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन का है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे इन द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, पहले वेलोसिटी फाइंड करते हैं। वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? वही लगाएंगे जो पहले लगाया था, v बराबर u प्लस a इंटू टी, बट इन द वेक्टर फॉर्म। याद है ना, बट इन द वेक्टर फॉर्म, एरो लगा दो, हो गया। और क्या है वेक्टर फॉर्म? ठीक है, आपको तो v फाइंड करनी है, v फाइंड करनी है ना, वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इसको तो ऐसे छोड़ देंगे। ये है u इज द इनिशियल वेलोसिटी और वो कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, तो लिख देते हैं 3 तो लिख दिए भैया, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है ना, ऐसे थोड़े ना 3 लिख के चले जाओगे, स्केलर को रिप्रेजेंट कर देगा। 3 क्या है? एक स्केलर है, एक नंबर है, ऐसे 3 लिख के चल दोगे काम बिगड़ जाएगी ना। फिर वेक्टर क्वांटिटी है तो इज्जत से लिखना पड़ेगा ना। तो आप जानते हो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, तो 3 तो मैग्नीट्यूड को बता रहा है, इसका डायरेक्शन का क्या, तो डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा ना, तब तो वेक्टर क्वांटिटी माना जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, आपने मैग्नीट्यूड लिखकर चल दिए, नहीं, मैग्नीट्यूड को लिखो उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी लिखो। तो ठीक है, मैग्नीट्यूड तो हमने 3 लिख दिया, डायरेक्शन का क्या? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पार्टिकल है ना ये किधर मोशन कर रहा है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मोशन कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो आई कैप। एक्स एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है जी, तो आई कैप। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 3 आई कैप। अब ये पूरा हो गया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, 3 आई कैप बता रहा है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन क्या है आई कैप रिप्रेजेंट करता है, प्लस आई कैप है तो पॉजिटिव एक्सिस। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर यू की जगह पर 3 आई कैप। सही हो गया। आप प्लस का साइन दो, एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन तो हमने निकाला था ना, एक बार फिर से निकाल दें, निकाला तो था। चलिए यहाँ कब तुम निकाल लेते हैं। ए बराबर एम ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में एम। एफ का वैल्यू कितना है जी 4 न्यूटन, एम का वैल्यू 1, एक्सेलरेशन कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, तो इनकी एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन किधर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। इनका डायरेक्शन का क्या बोलो, इनका डायरेक्शन क्या होगी, एफ बराबर क्या होता है एम इंटू ए, तो ए बराबर हो गया एफ बाई एम। एम क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होती है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के बाद डायरेक्शन होती है। तो यदि मुझे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चाहिए ना, तो मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा ना, किसका उंगली पकड़ के चलना पड़ेगा, फोर्स का ना। यदि बेचारा एक्सेलरेशन को अपनी डायरेक्शन खोजना है और एम का उंगली पकड़ के चल लिया, तो एम तो ऐसे ही अंधा है बेचारा, उनके पास डायरेक्शन होती ही नहीं है, तो ये इनको क्या डायरेक्शन देगा, नहीं दे सकता ना। कोई अंधा आदमी आपको क्या रास्ता बता सकता है। यदि आपको रास्ता ही पूछना है तो किसी जो देख सकते हैं उनको पूछना ना कि भैया आगे का रास्ता सही है कि खराब है। अब अंधे व्यक्ति से पूछोगे आगे का रास्ता सही है खराब है, तो नहीं बता पाएगा बेचारा, वो तो खुद दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, तो यदि आपको रास्ता पूछनी है कि आगे का रास्ता बढ़िया है कि खराब है, तो आप किसी उनसे पूछेंगे तो रास्ते को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि ए का डायरेक्शन चाहिए ना, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चाहिए, और हम एम का उंगली पकड़ के चलेंगे तो हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि एम एक स्केलर क्वांटिटी, उनके पास डायरेक्शन होते ही नहीं है। तो यदि आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन ए का डायरेक्शन चाहिए तो आपको एफ का उंगली पकड़ना पड़ेगा। यदि आपको एक्सेलरेशन ए का डायरेक्शन चाहिए तो आपको फोर्स एफ का उंगली पकड़ के ही चलना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही ए का डायरेक्शन होगा। अब जिसकी उंगली पकड़ के जा रहे हो तो जिधर वो जाएगा उधर ही जाओगे ना तुम, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही ए का डायरेक्शन होगा ना। और ये बताओ फोर्स का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। एक्स का एफ का डायरेक्शन किधर है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है। ओके, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, जैसे आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही जे कैप पॉजिटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। आप अच्छे से जानते हैं। ओके,
इस तरह से वेक्टर v बराबर आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप। और आप जानते हो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि निकालना हो ना, यदि मैग्नीट्यूड निकालना है क्या करेंगे जी, मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसको वेक्टर v को मॉड में 1 कर देंगे, मॉड में 1 कर दिए, ओके, बराबर क्या लिखेंगे, √3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। आई होप आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं, जानते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आप जाओ मेरा वेक्टर वाला लेक्चर देख सकते हो, आपको पूरी कंप्लीट क्लियर होगी, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। चाहिए देखिए, यदि आपको वेक्टर में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप जाइए मेरे वेक्टर वाला लेक्चर देखिए। तो मैग्नीट्यूड तो निकालते हैं, इसका कितना हो जाएगा 9 + 16, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। यूनिट का क्या जी, वेलोसिटी निकालो ना, तो यूनिट देखो क्वेश्चन में वेलोसिटी का यूनिट दे रखा है मीटर पर सेकेंड, मतलब एसआई में, क्वेश्चन में फोर्स का यूनिट दे रखा है न्यूटन, मतलब एसआई में, इनका भी यूनिट किसका होगा, किसमें होगा, तो एसआई में, और क्या होगा मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का यूनिट निकल गई मीटर पर सेकेंड। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ना, चलिए डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं। तो इनको मिटा देते हैं उनको। डिस्प्लेसमेंट का वही फॉर्मूला आएगा ना, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए अपना तीर धनुष लेकर के इन पर तीर लगाना है, क्या लगाना है ना, इस पर लगा देते हैं। यस, डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है तो तीर तो लगाना पड़ेगा। यू इज द वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, इनके ऊपर भी तीर लगा देते हैं, लगा दें, हाँ जी लगा दीजिए। टाइम तो एक्सेलरेशन क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन, इनके ऊपर लगा देना तीर, लीजिए इनके ऊपर भी तीर लगा दिए, हो गया। अब बन गया वेक्टर फॉर्म में आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। अब वैल्यू पुट कीजिए, एस का तो वैल्यू फाइंड ही करनी है ना, यू का वैल्यू ये रखा 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 लिख के चल देंगे क्या इस बार, नहीं ना, अब नहीं जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्शन कितना आई के, क्योंकि एक्स एक्सिस में बॉडी आ रही है, मोशन कर रही है, और टी का वैल्यू, यहाँ भी टी का वैल्यू लिख देना, छूट गया गलती से, टी का वैल्यू 1 होगा, ओके जी, टी का वैल्यू यहाँ गलती से छूट गया तो 1 लिख लीजिएगा आप। यहाँ भी टी का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, प्लस हाफ ए का वैल्यू कितना आया था, याद कीजिए, याद है ना आपको, यस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी का वैल्यू 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस 2 दूना 4, ठीक है, तो 2i 2 गलती कर दी ना हमने, एक गलती किया ना हमने, आपने तो सोचा सही था, हमने नहीं लिखा, क्या एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, और हमने मैग्नीट्यूड लिख के चल दिया, गलती कर दी ना हमने, यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा है तो डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा ना, डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन किधर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो जे कैप, ठीक है, तब लिखिए 1 का स्क्वायर, ओके सही। तो ये 2 से 2 बार में चला जाएगा, 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा 2j कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप, सही है ना कैलकुलेशन। तो आपका एस कैप आ गया, वेक्टर एस कैप कितना आया, वेक्टर एस बराबर आ गया 3i कैप प्लस 2j कैप। मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए इनका, तो बस इनको मॉड में लगा दीजिए, मॉड ऑफ वेक्टर एस इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, वेरी सिंपल। तो बताइए 9 प्लस, तो यस √13 मीटर आया, यूनिट क्या होगा, तो मीटर होगा, ओके। तो इस तरह से आपकी वेलोसिटी भी निकल गई 5 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से आपको डिस्प्लेसमेंट भी निकल गई √13 मीटर पर सेकेंड। बताइए क्या हार्ड है क्या, जैसे वो आसान है वैसे ये भी तो आसान है ना, बस इसमें डायरेक्शन के साथ वैल्यू को रखना है और उसमें केवल वैल्यू को रख देना है, डायरेक्शन वैसा नहीं पूछता है, क्योंकि 1 डायमेंशनल है ना, उसमें क्या है डायरेक्शन, सारे तो एक ही डायरेक्शन में है, और यहाँ पर 2 डायमेंशनल है ना, तो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कौन किस डायरेक्शन में, ओके। तो ये भी वेरी सिंपल है, यस सिंपल है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकेंड।
आगे बोल रहा है इफ इट कवर्स s1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकेंड एंड देन s2 डिस्टेंस इन नेक्स्ट 10 सेकेंड देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन s1 एंड s2। इसमें ये बोल रहा है कि पार्टिकल है जो अपनी मोशन रेस्ट स्टार्ट कर रहा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। कितने देर के लिए मूव कर रहा है? तो 20 सेकेंड के लिए मूव कर रहा है। आगे बोल रहा है कि पार्टिकल ने फर्स्ट 10 सेकेंड में s1 डिस्टेंस कवर किया। देखो पार्टिकल ने क्या किया, पार्टिकल ने टोटल मोशन कितना किया? तो 20 सेकेंड का किया। पार्टिकल ने टोटल मोशन कितना किया? तो 20 सेकेंड का किया, ठीक है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से किया। पार्टिकल ने फर्स्ट 10 सेकेंड में ना, फर्स्ट 10 सेकेंड, ये रहा फर्स्ट 10 सेकेंड, हम इसको दो भाग में बांट देते हैं, फर्स्ट 10 सेकेंड, ठीक है, और ये रहा नेक्स्ट 10 सेकेंड। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और 10 सेकेंड का मोशन किया पार्टिकल ने, टोटल मोशन कितना किया? 20 सेकेंड का। तो बोल रहा है कि पार्टिकल ने फर्स्ट 10 सेकेंड में s1 डिस्टेंस कवर किया और पार्टिकल ने नेक्स्ट 10 सेकेंड में s2 डिस्टेंस कवर किया। देखो पार्टिकल एक्सेलरेट हो रही है ना, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पर s1 s2 तो बराबर होंगे नहीं ना, s1 s2 डिफरेंट हो गए क्योंकि पार्टिकल एक्सेलरेट कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ओके, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो क्या उनकी डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी? नहीं ना, टाइम के साथ उनकी डिस्प्लेसमेंट चेंज कर जाएगी। ओके, तो बोल रहा है कि पार्टिकल फर्स्ट 10 सेकंड में s1 डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 10 सेकंड में s2 डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो बताइए s1 और s2 में क्या रिलेशन होगा? ओके, ठीक है जी। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया 10 सेकंड में s1, 10 सेकंड में s1 बराबर s2, ऐसा नहीं होगा। पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है ना, मतलब उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज कर रही है, ठीक है ना, बढ़ते जा रही है। शुरू में वेलोसिटी कम थी, ओके, शुरू के यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेलोसिटी कम थी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ गई होगी। ओके, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर नहीं हो सकते हैं, ये डिस्टेंस कुछ और आएगा और ये डिस्टेंस कुछ और आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होने के कारण पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा ना शुरू के 10 सेकंड में वो कुछ और होगा और लास्ट के 10 सेकंड में कुछ और होगा। यहाँ पर s1 s2 बराबर नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। तो दोनों में रिलेशन पूछ रहा है, फाइंड करें, ठीक है, फाइंड करते हैं। एक बार इस फिगर को मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, वहाँ बीच में था इसलिए मिटा दिया। कितने देर के लिए मोशन कर रहा है? 20 सेकंड के लिए। ये रहा मान लीजिए फर्स्ट 10 सेकंड और ये रहा नेक्स्ट 10 सेकंड। इसमें इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया s1, इसमें इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया s2। ओके, हम पहले निकाल लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन 20 सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन 20 सेकंड, ठीक है, जिसको हमने s से डिनोट कर दे रहा हूँ, मैं s से डिनोट कर रहा हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल इन 20 सेकंड जिसको हमने s से डिनोट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस, इसका वैल्यू तो फाइंड ही करनी है। और u कितना होगा बताओ? u 0 होगा, क्यों? क्योंकि पार्टिकल रेस्ट से अपनी मोशन स्टार्ट कर रही है। तो यदि u 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, कर देते हैं 0 प्लस हाफ a इज द एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है ना, एक्सेलरेशन दे नहीं रखा है, तो छोड़िए, छोड़ देते हैं इसको, ऐसे ही कर देते हैं, a रख देते हैं, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, टी दे रखा है क्या उसने? यस, शुरू के टर्म से 10 सेकंड दे रखा है ना, टी स्क्वायर 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 10 का स्क्वायर 100 में से 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 58। ओह 20 सेकंड के लिए निकाल रहे हैं ना जी डिस्टेंस, तो टाइम 20 हो जाएगा ना। डिस्टेंस हम 20 सेकंड के लिए निकाल रहे हैं। हम देखेंगे पार्टिकल ने 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पर टाइम 20 लिखेंगे ना, 20 का स्क्वायर, गलती हो गया ना, 20 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हो जाएगी? 20 का स्क्वायर 400 में 2 से डिवाइड करोगे तो 200 ए हो जाएगा ना। तो यस, ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल इन 20 सेकेंड। ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल इन 20 सेकेंड, ठीक है। अब मैं निकालने जा रहा हूँ डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 10 सेकेंड। डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकेंड, मतलब मैं s1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। s1 बराबर क्या हो जाएगी? तो वही होगा ut प्लस हाफ a
टी 1² हो जाएगा ना, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो u0 तो ये पूरा टर्म जीरो कर देते हैं, प्लस ut प्लस हाफ, ये हाफ है ना, हाफ ए को ए ही छोड़ देते हैं इंटू t²। टी कितना होगा, क्योंकि हम S1 निकालने जा रहे हैं ना, S1 क्या है, फर्स्ट 10 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है, तो एस टी की जगह पे क्या लिखेंगे 10। ओके, स्क्वायर करना मत भूलिएगा। ओके जी, इनको सॉल्व करेंगे ना तो 10 का स्क्वायर 100 अपन में 2 50 ए। ओके, आपका S1 आ गया, सॉरी आपका S आ गया 200 ए और S1 आ गया 50 ए। देखो S क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल है। S क्या है, 200 ए जो आया है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया पार्टिकुलर द्वारा 20 सेकेंड में। और 50 ए क्या है, तो वो केवल यहाँ से यहाँ तक का, कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का 50 ए जो है ना, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के फर्स्ट 10 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। तो देखो पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो S2 आ जाएगा क्या, इस पूरे 200 में से इस S1 को माइनस कर देंगे तो S2 आ जाएगा ना, तो ऑफकोर्स आ जाएगी। तो यहाँ लिखें, तो यदि मैं बात करूँ H2 का ना, H2 बराबर क्या हो जाएगी, H2 बराबर हो जाएगा S माइनस S1। S कितना है तो 200 ए आया है अपना, और S1 कितना आया तो 50 ए आया है। इस तरह से आपका H2 बन जाएगी कितना 150 ए। यस, देखो फर्स्ट 10 सेकेंड में पार्टिकल ने 50 ए का डिस्टेंस ट्रेवल किया और नेक्स्ट 10 सेकेंड में पार्टिकल ने 150 ए का डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्यों, क्योंकि पार्टिकल पर एक एक्सेलरेशन लग रही है और उस एक्सेलरेशन के वजह से पार्टिकल का वेलोसिटी लगातार बढ़ते जा रही है। तो शुरू के 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी थी मान लेते हैं मैं 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो लास्ट 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी बढ़कर हो गई 60 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। अभी तो ऐसा कुछ हुआ, मैं रैंडमली डाटा दिया हूँ ऐसे। क्यों, क्योंकि पार्टिकल पर एक्सेलरेशन लगने के कारण उनकी वेलोसिटी लगातार बढ़ते जाएगी समय के साथ, इसीलिए लास्ट के 10 सेकेंड में पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना उसको ज़्यादा होगी S1 से। ओके, मुझे क्या फाइंड करनी है, S1 और S2 में रिलेशन, तो बस S1 अपन में S2 कर दीजिए। रिलेशन कोनो भाई बहन वाला और चाचा चाचा रिलेशन थोड़ी ना है, बस S1 अपन में S2 कर दिए, रिलेशन निकल जाएगा। तो 150 ए, सॉरी S1 कितना है जी 50 है ना, 50 ए अपन में S2 कितना है 150 है। ए से एक चला जाएगा क्या, ए से चला जाएगा और ये 0 से 0 चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा S1 अपन में S2 S1 की बात करें ना तो कितना हो जाएगा 1:3 ठीक है। तो एक बात देखो यहाँ पर, ये तो क्वेश्चन तुम्हारी सॉल्व हो गई, यही रिलेशन है, तुमको यही फाइंड करनी थी, 1:3 आ गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात देखो, तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्टिकल ने फर्स्ट 10 सेकेंड में S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट 10 सेकेंड में S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बताइए S1 S2 के बीच रिलेशन क्या होगी। तो तुमने निकाल गया 1:3। और यदि तुमसे क्वेश्चन में ये पूछ जाता है बताइए पार्टिकल ने नेक्स्ट 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो ये रहा नेक्स्ट 10 सेकेंड, ये रहा नेक्स्ट 10 सेकेंड, ये रहा नेक्स्ट 10 सेकेंड, तो पार्टिकल ने, और इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ना मान लो S3 है, तब क्या होगा S1:S2:S3 का रिलेशन, S1:S2:S3 का रिलेशन, तब क्या होगा इनका रेशियो। तो यहां पर जो आएगा ना 1:3:5 आएगी, ठीक है। यहां पर क्या आएगी 1:3:5। अगर फिर अगेन से नेक्स्ट 10 सेकेंड पूछे, अगेन से नेक्स्ट 10 सेकेंड पूछे, अगेन से नेक्स्ट 10 सेकेंड पूछे, मतलब S4 के लिए पूछे, तो S2 7 लगा देना, इस तरह से S2 9, इस तरह से S2 11 कर देना, ऐसे ही करते जाना, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखते ही इस कंसेप्ट को कैसे लगा देंगे, तो ये तब होगी जब पार्टिकल अपनी मोशन रेस्ट से स्टार्ट कर रही होती है
और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है। तो पार्टिकल के द्वारा जो डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में, पार्टिकल के द्वारा देखो टाइम इंटरवल इक्वल है, फर्स्ट 10 सेकंड, नेक्स्ट 10 सेकंड, नेक्स्ट 10 सेकंड, नेक्स्ट 10 सेकंड, टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए। देखो तीन कंडीशन, एक तो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होना चाहिए, दूसरा पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करना चाहिए, और तीसरा जो डिस्टेंस कवर होना चाहिए ना वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए। देख जो S1, S2 एंड S3 जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होना चाहिए। देखो सारे टाइम इंटरवल इक्वल है, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड करते जाओ, तो सारे टाइम इंटरवल इक्वल है। और जब भी तीन कंडीशन तुमको क्वेश्चन में मिले, क्या क्या, पहला पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होना चाहिए, दूसरा पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करना चाहिए, और तीसरा इक्वल टाइम इंटरवल में जो S1, S2 जो S3, ये सब S1, S2, S3, S4 ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो इक्वल टाइम इंटरवल में होना चाहिए। और यदि ऐसा है ना तो S1, S2, S3, S4 का जो रेशियो होगा वो होगा 1:3:5:7:9:13:15:15 ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, इस बात को मैं लिख दे रहा हूँ, अभी आप इनको नोट कीजिए। और ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है इसलिए मैं इनको मिटा दे रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है इसलिए मैं आपको मिटा दे रहा हूँ, तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो चलिए जो मैंने बताया आपको वो मैं इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो लिखिए इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट। क्या इंपॉर्टेंट नोट? कि इफ अ पार्टिकल starts from rest, starts from rest and moves with constant acceleration, with constant acceleration, then the distance, then the ratio of the distance covered by the particle, then the ratio of the distance covered by the particle in equal time interval will be क्या होगा जी बोलिए? पहले मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। ठीक है, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। तो चलिए मान लीजिए वह, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, मान लो t सेकेंड फर्स्ट t सेकेंड, नेक्स्ट 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 t सेकेंड। फर्स्ट t सेकेंड में S1, नेक्स्ट t सेकेंड में S2, फिर S3, S4, S5, इस तरह से चलते रह जाएगी, S6 करते हो। ओके, तो इस S1, S2, S3, S4, S5, S6 करते हो ना ऐसे। देखो टाइम इंटरवल इक्वल है ना, टाइम इंटरवल इक्वल है, इनका जो रेशियो होगा ना S1, S2, S2, S3, S4, S5, S6 क्या होगा? तो लिखिए 1:3:5:7:9
1:11 ऐसे करते चले जाइएगा, ठीक है ना। S1 इज टू S2 1 इज टू 3 इज टू 5 इज टू 7 इज टू 9 इज टू 11 इंटू 13 इज टू 15 इज टू 17 ऐसे ही खुद चला जाएगा। और ये कब होगा हमने आपको अच्छे से बता दिया है। तो इस इम्पॉर्टेंट नोट को आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि अ टेबल क्लॉक हैज इट्स मिनट हैंड 4 cm लॉन्ग, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड। नंबर 1 में बोल रहा है इन बिटवीन 6 am to 6:30 am। नंबर 2 में बोल रहा है 6 am to 6:30 pm। और ये क्वेश्चन किसका है, तो SCB का है। ओके, तो क्वेश्चन में बोल रहा है ना एक मिनट हैंड है, मिनट हैंड है। आप जानते हैं घड़ी में कितने कितने सुई होते हैं, तो 3 होते हैं, एक घंटे वाली सुई, एक मिनट वाली सुई और एक सेकेंड वाली सुई। ओके, और घड़ी पर मार्किंग कैसे होती है, इधर 6 होता है, इधर 12 होती है, इधर 3 होती है, इधर 9 होती है, ऐसी होती है ना, बीच में और सारे डिजिट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे होती है। ओके, बोल रहा है कि घड़ी का मिनट हैंड ना, मिनट हैंड के टिप का वेलोसिटी बताना है, किसके बीच, 6 am to 6:30 am के बीच, ठीक है। अच्छा, घड़ी में 6 कब बजती है, जब घंटे वाला सुई, जब घंटा वाला सुई कहाँ पर रहती है, 6 पर रहती है। घंटा वाला सुई किधर रहती है, 6 पर रहती है। और मिनट वाला सुई किधर रहती है, मिनट वाला सुई किधर रहती है, तो 12 पर रहती है। जब घंटा वाला सुई 6 पर रहती है और मिनट वाला सुई 12 पर रहती है ना, तो आपके घड़ी में क्या बज जाती है, 6 बज जाती है, ठीक है। 6 am, सुबह का 6 am बोल रहा है, सुबह का 6 बजे। ओके, बोल रहा है 6 am से लेकर के 6:30 am तक। अच्छा, घड़ी में जब घंटे की सुई 6 पर होती है और मिनट की सुई 12 पर होती है तो 6 बजता है। और 6:30 कब बजता है, जब मिनट का सुई किधर आ जाता है, मिनट का सुई आ जाता है, आवर का सुई थोड़ा इधर शिफ्ट कर जाएगा और मिनट का सुई इधर आ जाएगा। देखो, मुझे घंटे के सुई से काम नहीं है, मुझे मिनट की सुई से काम है, इसलिए मैं मिनट को हटा दे रहा हूँ। तो 6 बजा था, जब पूरे 6 बजा था तो मिनट का सुई कहाँ पर था, यहाँ पर था, कुछ यहाँ पर था। इसका टिप का वेलोसिटी पूछ रहा है ना, तो हमने मान लिया कि इसका टिप ये है। जब 6 बजा था तो मिनट का सुई 12 पर था और हमने मान लिया कि 12 का टिप ये था, वहाँ पर हमने मार्किंग कर दिया। ओके, मार्किंग कर दिए। अब जब 6:30 बज गए, सुबह के ही 6 बज रहे, सुबह के ही 6:30 बज रहे, AM लिख रहा है, तो सब 6:30 बज गए, 6:30 हो गए, तो मिनट वाली सुई यहाँ पर आ गई, मिनट वाली सुई कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर भी हम मार्किंग कर देते हैं, इसके टिप का मार्किंग कर देते हैं, इसके टिप का वेलोसिटी निकलना है ना, तो ये रहा। ये मार्किंग कब किया हमने, जब 6 बजा था, और ये मार्किंग कब किया हमने, जब 6:30 बज गया, 6:30 AM हो गया। ओके, तो देखो टिप पहले यहाँ पर था और आ गई यहाँ पर, तो उनकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, आपसे वेलोसिटी पूछा है ना, वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो देखो एवरेज वेलोसिटी V एवरेज, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करो और उस स्ट्रेट लाइन का लेंथ ही डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। देखो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। तो घड़ी जो मिनट का सुई है ना, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, तो 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर ये, दो पूरा सुई बना देता हूँ मैं, यहाँ पर पूरा सुई बना देता हूँ। ये टिप का मार्किंग किया हमने, ये टिप और ये टिप। तो 4 सेंटीमीटर ये कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। मिनट हैंड का लेंथ दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये होगा 4 सेंटीमीटर और ये भी होगा 4 सेंटीमीटर। यही ना सुई घूम कर इधर आ गई है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे पता चल गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर। टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगा बताओ,
सुबह के 6:30 बजे रहते ना, और फिर सुबह के 6 बजे रहते हैं, और फिर सुबह के 6:30 बजे रहते हैं। मतलब 6 AM से लेकर के 6:30 AM तक का समय कितना होगा? आधा घंटा होगा, 30 मिनट होगा। AM है ना, तो 30 मिनट होगा। कितना होगा? तो 30 मिनट होगा। 6 AM से लेकर के 6:30 AM के बीच का ड्यूरेशन कितना होगा? तो 30 मिनट होगा। मतलब घड़ी का जो टिप, सुई का टिप है ना, यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लिया? तो 30 मिनट का लिया। आई होप आप समझ रहे होंगे 30 मिनट का लिया। मिनट है ना, इसको सेकंड में बदल दीजिए, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेकंड में बदल गया। ये क्या हो गया? सेकंड में बदल गया। तो कितना हो जाएगा ये? 8 cm अपॉन में 1800 सेकेंड। इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको आ जाएगी 4.4 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। ये किसका आया? एक आया। जब घड़ी में सुबह के 6 बज रहे थे, और घड़ी में जब सुबह के 6:30 बज रहे थे। मुझे कैसे पता? 6 AM 6:30 AM लिख रही है। ओके, तो भी एवरेज आ गई कितना? 4.4 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो डिस्प्लेसमेंट समझने में तो कोई दिक्कत है नहीं। 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हो गया। टाइम को यदि AM PM में अंतर समझते हो तो टाइम भी अच्छे से कैलकुलेट कर लोगे। ओके, कितना हो गया टाइम? 30 मिनट। इसको हमने सेकंड बदल दिया। ओके, नेक्स्ट पार्ट मैं कहाँ सोल्व करूँ? यहाँ सोल्व कर दूँ? बी पार्ट यहाँ सोल्व कर देता हूँ। बी पार्ट में वही होगा। बी एवरेज क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, डिस्टेंस अपन में डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपन में टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपन में टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ? इस बार बोल रहा है बी में 6 AM से लेकर 6:30 PM तक। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 6 AM से लेकर के 6:30 PM तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो देखो AM PM तुम लिखते हो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, ठीक है ना। घड़ी में तो AM PM होता नहीं है। जो गाड़ी दीवार घड़ी नहीं चलती है, या टेबल घड़ी चलती है जो, उसमें AM PM तो मार्किंग होती नहीं है। तो यहाँ पर तुम देखो 6:30 बज रही है ना, 6:30 AM PM तो अभी भूल जाओ। जब तुम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हो ना, तो AM PM तो भूल जाओ। उसकी जरूरत कब पड़ेगी? जब तुम टाइम फाइंड करोगे, टोटल टाइम फाइंड करोगे। डिस्प्लेसमेंट जब फाइंड कर रहे हो तो AM PM तो भूल जाओ। AM लिखा है कि PM लिखा, भूल जाओ। घड़ी में 6 कब बजती है? जब घंटा वाली सुई 6 पे होती है और मिनट वाली सुई 12 पे होती है। और घड़ी में 6:30 कब बजती है? मैं AM PM की बात ही नहीं कर रहा हूँ। घड़ी में 6:30 कब बज रही है? कब बजती है? जब घंटा वाला सुई 6 के थोड़ा बाद होती है, और मिनट वाला सुई बिल्कुल 6 पे होती है, तब 6:30 बजती है। मतलब कहानी तो वही हुई ना, कि यदि मैं बात करूं 6 बजे, तो घड़ी का इनिशियल पोजीशन क्या था? घड़ी के मिनट हैंड का इनिशियल पोजीशन क्या था? ये। और 6:30 की बात करूं तो मिनट हैंड के टिप का फाइनल पोजीशन क्या हो गई? ये होगी ना। देखो एक बार फिर से समझो ध्यान से। जब तुम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो ना, तो AM PM का चक्कर छोड़ दो। बस इतना ही ध्यान रखो, घड़ी में 6 कब बजती है? जब घंटे वाला सुई 6 पे होती है और मिनट वाला सुई 12 पे होती है। चलो 12 पे आ गई, तो ये हो गया उस मिनट वाली सुई के टिप का इनिशियल पोजीशन। 6:30 कब बजती है? जब घंटे वाला सुई 6 के थोड़ा बाद होती है और मिनट वाला सुई 6 पे आ जाती है, तब 6:30 बज जाता है। तो मिनट वाले सुई के टिप का फाइनल पोजीशन ये हो जाएगा। इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाली है? 4 + 4 8 cm। डिस्प्लेसमेंट तो 8 cm ही होने वाली है। समझ गई? अब चाहिए तुमको ड्यूरेशन, टोटल टाइम। तब तुम AM PM को कंसीडर करना, ठीक है ना। तो 6 AM मतलब सुबह के 6 बज रहे हैं, और 6:30 PM मतलब शाम के 6 बज रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सुबह के 6 बजे और शाम के 6 बजने में कितनी देरी का अंतर होता है? तो 12 घंटे का अंतर होता है। 6 AM मतलब सुबह का 6 बजे, और 6:30 PM मतलब शाम का 6 बजे। सुबह का 6 और शाम का 6 के बीच का ड्यूरेशन कितनी होती है? अभी का सुबह का 6 और अभी के शाम का 6, आज का सुबह का 6 और आज के शाम का 6, बीच का ड्यूरेशन कितना हो जाएगी? तो 12 घंटे, 12 आवर। कितना हो जाएगी? 12 आवर हो जाएगा।
इस और अच्छा 6:30 बोल रहा है ना, अभी सुबह के 6 और शाम का 6 के बीच का समय कितना है, तो 12 घंटे का है। और यहाँ पर चाहिए सुबह का 6 और शाम के 6:30 के बीच का ड्यूरेशन, तो 30 मिनट और जोड़ दो, मतलब 12 घंटे 30 मिनट। सुबह का 6 और शाम के 6 के बीच का ड्यूरेशन कितना, 12 घंटे, और उसमें 6:30 कह रहा है, शाम के 6:30 बजा रहा है, तो 30 मिनट और जोड़ दो उसमें, 30 मिनट और जोड़ तो कितना हो जाएगा, 12 घंटा 30 मिनट हो जाएगा ना। यदि 12 घंटा 30 मिनट को तुम सेकेंड में बदलोगे ना, 12 घंटा 30 मिनट को सेकेंड में बदलोगे तो क्या हो जाएगी, तुम्हारा कैलकुलेशन कर लेना, और वो आएगा कितना, 45,000 सेकेंड। 12 घंटा 30 मिनट को तुम सेकेंड में बदलोगे कितना आ जाएगा, 45,000 सेकेंड, ठीक है ना। 12 घंटा को पहले मिनट में बदलोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इनको सेकेंड में बदल दोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। इसमें प्लस कर देना है तुमको कितना, 30 मिनट को सेकेंड में बदल देना है, आ जाएगी आपकी, ओके। 12 घंटा को मिनट में बदल दोगे, ठीक है, फिर इस मिनट को सेकेंड में बदल दोगे 60 से मल्टीप्लाई करके, इसमें ऐड कर देंगे आप 30 मिनट को सेकेंड में बदल देंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे तब कितना आएगी, 45,000 सेकेंड। तो कितना आ गई ये, 45,000 सेकेंड। आप कैलकुलेशन कर लेना, आएगी आपकी यही वैल्यू, ठीक है जी। तो वेलोसिटी कितनी निकल गई, इनको यदि आप सॉल्व करेंगे ना तो आ जाएगा 1.8 × 10⁻⁴ यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही आपका आंसर होगा, ओके। ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर और यह है सेकेंड पार्ट का आंसर। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा सारे क्वेश्चंस को। मैं चाहूँगा कि आप सारे क्वेश्चन को अपने से स्वयं से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, और आपको अच्छे से पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो आप अपने से स्वयं से प्रैक्टिस करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।